1857। ये एक ऐसा साल है जिसकी गूंज भारत के इतिहास में आज भी सुनाई देती है। एक ऐसा विद्रोह जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे राइफल की कारतूसों पर शुरू हुआ एक छोटा सा हंगामा देखते ही देखते आजादी की एक राष्ट्रव्यापी जंग में तब्दील हो गया। तो कहानी शुरू होती है 10 मई 1857 की एक तपती दोपहर से। जगह है मेरठ की छावनी। जो बात सिपाहियों यानी ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों के एक छोटे से विरोध के तौर पर शुरू हुई थी, वो जल्द ही भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विद्रोह की ये आग, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत तेजी से फैली। कुछ ही घंटों में मेरठ की बगावत पुरानी मुगल राजधानी दिल्ली की ओर एक मार्च में बदल गई। अब ये कोई मामूली विरोध नहीं रह गया था, ये तो ब्रिटिश सत्ता के दिल पर सीधा हमला था। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने सीधे 82 साल के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से गुहार लगाई। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि चर्बी वाले कारतूस उनके धर्म पर हमला है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बगावत को एक धर्म युद्ध का रूप दे दिया और इस विद्रोह को एक बहुत ही शक्तिशाली, एकजुट करने वाला प्रतीक मिल गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक राइफल की कारतूस 19वीं सदी के सबसे बड़े साम्राज्य विरोधी विद्रोह को भड़काने के लिए काफी थी, या फिर ये बस वो चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रहे गुस्से और शिकायतों के बारूद में आग लगा दी थी? तो पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे एक सैनिक विद्रोह एक बगावत बन गया, कैसे सिपाहियों का एक छोटा सा विरोध छावनियों से निकलकर देहात में फैल गया और एक पूरे जन विद्रोह की शक्ल ले ली। उस दौर की घोषणाओं और नारों में एक शब्द बार बार गूंज रहा था, फिरंगी। विदेशियों के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द, जो थोड़ा अपमानजनक भी था, अब एक जंग का नारा बन गया था। इसने अलग अलग भारतीय समूहों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया था। अब आते हैं शिकायतों के उस बारूद पर। आखिर इतने सारे लोग एक साथ लड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें विद्रोह से पहले के कई दशकों में धीरे धीरे सुलग रहे उस गहरे असंतोष को समझना होगा। उस वक्त की जो तात्कालिक वजह थीं, वो थीं अफवाहें जो जंगल की आग की तरह फैली, जैसे चर्बी वाले कारतूस की बात या आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की अफवाह, और तो और ब्रिटिश राज के खत्म होने की भविष्यवाणी। हर एक अफवाह एक गहरे डर को और पक्का कर रही थी कि अंग्रेज भारत की संस्कृति और धर्म को पूरी तरीके से नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और देखिए, जो रिश्ता कभी आपसी सम्मान का हुआ करता था, वो अब नफरत और शक में बदल चुका था। सोचिए, 1820 के दशक में ब्रिटिश अफसर सिपाहियों के साथ उठते बैठते थे, लगभग पिता की तरह थे। पर 1840 आते आते वही अफसर घमंडी साहब बन गए, जो सिपाहियों को नस्लीय तौर पर खुद से कम समझने लगे। इसी खाई ने असंतोष को और गहरा कर दिया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ बैरकों तक ही नहीं था। देहाती इलाकों में जमींदारों का एक बहुत शक्तिशाली वर्ग था, तालुकदार। वो भी तबाही की कगार पर पहुंच चुके थे। ये लोग पीढ़ियों से ग्रामीण समाज की रीढ़ थे, लेकिन अंग्रेजों को वो अपनी राह का कांटा लगते थे। और हुआ ये कि अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने एक एक करके तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल करना शुरू कर दिया। ये देखिए, सिर्फ एक बंदोबस्त के बाद उन्होंने अपनी लगभग आधी जमीनें गंवा दी। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक पूरे सामाजिक ताने बाने का एक झटके में तबाह हो जाना था। वफादारी, संरक्षण, परंपरा, सब कुछ उखाड़ फेंका गया। और पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। एक तालुकदार का यह बयान उस विश्वासघात की भावना को पूरी तरह से दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह बात उसने एक ब्रिटिश अफसर की जान बचाने की ठीक बात कही थी। उसकी वफादारी का सिला उसे अपनी जमीन और अपने राजा को खोकर मिला। अब उसके और उस जैसे कई दूसरों के लिए लड़ना सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाने की एक जरूरत बन गया था। अब जरा ये समझते हैं कि विद्रोही आखिर चाहते क्या थे। देखिए, वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो किसी चीज के लिए लड़ रहे थे, उस दुनिया की बहाली के लिए जिसे वो खो चुके थे। इस विद्रोह का कोई एक अकेला नेता नहीं था, बल्कि एक मिला जुला गठबंधन सामने आया। इसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे पारंपरिक शासक थे, तो शामल जैसे स्थानीय लोक नायक भी थे और कुछ करिश्माई धार्मिक हस्तियां भी थीं। यही विविधता विद्रोह की ताकत भी थी और शायद कमजोरी भी, क्योंकि एक साथ मिलकर रणनीति बनाना एक चुनौती थी। आजमगढ़ घोषणा पत्र ये एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये भारतीय समाज के हर तबके को, जमींदारों और व्यापारियों से लेकर विद्वानों तक, एकजुट करने की एक सोची समझी कोशिश थी।
इसमें हर एक से वादा किया गया था कि एक नए भारतीय शासन के तहत उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा और एक पुरानी, बेहतर दुनिया को वापस लाया जाएगा। तो अब बात करते हैं साम्राज्य के पलटवार की। शुरुआत में तो अंग्रेज सदमे में थे, बदहवास थे, लेकिन जैसे ही साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत बटोरी, उसका जवाब तेज था, सुनियोजित था और बेहद क्रूर था। अंग्रेजों ने कानून को पूरी तरह से ताक पर रख दिया। ऐसे नए कानून बनाए गए जिसने हर अंग्रेज को जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ बनने की ताकत दे दी। मतलब विद्रोह के शक की भी सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। लेकिन सिर्फ बदला लेना काफी नहीं था, अंग्रेजों को आतंक फैलाना था। विद्रोहियों को तोप के मुंह से उड़ाने जैसी सार्वजनिक सजाएं सिर्फ सजा नहीं थीं, ये क्रूरता का एक प्रदर्शन था जिसका मकसद विद्रोह की हर सोच को हमेशा के लिए कुचल देना था। और जब बंदूकें शांत हुईं तो एक दूसरी तरह की जंग शुरू हुई, यादों को काबू करने की जंग। हीरो कौन थे, विलन कौन थे? इन सवालों के जवाब अब जंग के मैदान में नहीं बल्कि कैनवस पर और कविताओं में गढ़े जाने वाले थे। ब्रिटेन में इस कहानी को वीरता के रंग में रंगा गया। रिलीफ ऑफ लखनऊ जैसी पेंटिंग्स ने ब्रिटिश कमांडरों को ऐसे नायकों की तरह पेश किया जो अराजकता में व्यवस्था ला रहे थे। ये तस्वीरें अपने देश में मनोबल बढ़ाने और जवाबी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए बहुत जरूरी थीं। लेकिन एक और ज्यादा डरावनी तरह की तस्वीरें भी सामने आईं। इनमें असहाय अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को दिखाया गया जिन्हें शैतानी विद्रोहियों ने घेर रखा हो। इन तस्वीरों का मकसद सीधा लोगों की भावनाओं को भड़काना था ताकि लोगों में गुस्सा और बदले की प्यास जगे। लेकिन इतिहास की कहानी कभी भी सिर्फ एक तरफा नहीं होती। दशकों बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने नायक गढ़ने शुरू किए। उन्होंने झांसी की रानी जैसे किरदारों को, जिन्हें अंग्रेज देशद्रोही कहते थे, उठाया और कविताओं और गीतों के जरिए उन्हें आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना दिया। एक ऐसी किंवदंती जो आज भी जिंदा है। तो सवाल फिर वही है कि कैसे एक ही ऐतिहासिक घटना इतनी अलग-अलग कहानियां और इतने अलग-अलग नायक पैदा कर सकती है। असल में 1857 की यादों पर चली आ रही ये जंग हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ अतीत का एक सीधा-साधा रिकॉर्ड नहीं होता। ये कहानियों का एक युद्ध क्षेत्र है और असली ताकत उसी के हाथ में होती है जो कहानी सुनाता है।